बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इन जनरल नॉट द सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन जनरल सेम नहीं होते। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल ही हो। अब पाथ लेंथ आपको पता ही है, पाथ लेंथ क्या होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया तो किसी भी पाथ से जा सकता है। सपोज वो इस तरीके से गया, तो जो इसकी लेंथ है ए से बी तक की इस पाथ की, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं या पाथ लेंथ बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इन जनरल ऐसा नहीं है कि ये इक्वल ही होंगे, हमेशा इक्वल ये नहीं होते हैं। द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। ये हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर बस डिपेंड करता है, वहां तक कैसे पहुंचा गया इस पर डिपेंड नहीं करता है। द पाथ लेंथ एज द नेम इम्प्लाइज डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ। और जो डिस्टेंस है या जिसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं, वो उस पाथ पर डिपेंड करती है जिससे कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। द टू क्वांटिटीज आर इक्वल ओनली इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ए से बी तक ऑब्जेक्ट इस तरीके से ही जाए, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ पर ही जाए, तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। In all other cases, path length is greater than the magnitude of displacement. इसके अलावा, इस केस के अलावा और जितने भी केस होंगे उनमें सब में डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। तो इस पॉइंट को अगर हम ऐसे शॉर्ट में लिखें तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन डिस्टेंस या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर। और इक्वल कब होगी? जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन व्यू ऑफ पॉइंट वन अबव द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is greater than or equal to the magnitude of average velocity over a given interval of time। बच्चों सेकंड पॉइंट जो है वो भी फर्स्ट से ही रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट में हमने देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से मैग्नीट्यूड में या तो ग्रेटर हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है, तो बिल्कुल उसी के रेस्पेक्ट में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को देखेंगे कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के या तो इक्वल हो सकती है या फिर उससे ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मीन्स हम यहाँ पर लिखें कि स्पीड, ये एवरेज स्पीड है, ये या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अब ये इक्वल कब होगी? बिल्कुल ऐसे ही, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है तो एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं। द वेक्टर इक्वेशंस 3.33a एंड 3.34a डू नॉट इन्वॉल्व एनी चॉइस ऑफ एक्सिस। अब ये इक्वेशन देख लेते हैं कि क्या है ये इक्वेशन। ये काइनेमेटिक इक्वेशन दी हुई हैं बच्चों वेक्टर फॉर्म में। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होंगी ये दोनों इक्वेशन। तो ये जो वेक्टर इक्वेशंस हैं, डू नॉट इन्वॉल्व एनी चॉइस ऑफ एक्सिस। इक्वेशन में कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं की हुई होती, किसी डायरेक्शन में लेके चलना है। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज रिजॉल्व देम अलोंग एनी टू इंडिपेंडेंट एक्सिस। लेकिन आपने देखा कि इनको हम एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए। जैसे इसको एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स ए एक्स टी, और ऐसे ही वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई ए वाई टी। तो हमने इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं कोई भी प्रॉब्लम। तो आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जो हमें ये काइनेमेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, वेक्टर इक्वेशंस, इनमें कोई हमको ऐसे फिक्स डायरेक्शन नहीं दी हुई है और हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको कोई भी दो इंडिपेंडेंट एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं, द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डू नॉट अप्लाई टू द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंस in this case the magnitude of acceleration is constant but its direction is changing। तो बच्चों काइनेमेटिक इक्वेशन जो है उनको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में नहीं अप्लाई करते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशन में हमें पता है ए रहता है कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं ले सकते हम। जैसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम ले रहे हैं, ये इसका सेंटर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहीं पर भी आप किसी भी पॉइंट पर लें पार्टिकल को, उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही होगी। ये सब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम इन काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू टू वेलोसिटीज v1 एंड v2 हैज अ रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। बच्चों आप देख सकते हैं v1 v2 यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो कोई एक ऑब्जेक्ट, उसकी दो वेलोसिटीज हैं, तो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट हम इस तरीके से वेक्टर सम से निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। Take care to distinguish it from velocities of object 1 relative to velocity of object 2। v12 is equal to v1 minus v2। यहाँ पर बच्चों हमें इस डिफरेंस पे ध्यान देंगे कि ये जो हमने v is equal to v1 plus v2 लिया है, ये रिलेटिव वेलोसिटी में जो v12 is equal to v1 minus v2 लेते हैं इससे अलग है। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ली जाती है। जैसे कि दो ट्रेन जा रही हैं, सपोज ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो किसी एक ट्रेन का पैसेंजर दूसरी ट्रेन को जाते हुए देख रहा है, तो वो इस ट्रेन में से देख रहा है दूसरी ट्रेन को, तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी ट्रेन की जो वेलोसिटी लगेगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। आगे क्या गिवन है, हियर v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज विद रेफरेंस टू सम कॉमन रेफरेंस पॉइंट। अब ये जो v1 v2 वेलोसिटी हमें दी हुई है ना बच्चों, ये किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में दी होंगी। जो रेफरेंस पॉइंट है वो फिक्स होगा, जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी होती है। मान लो हमें बोला कि ये वाली ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इनकी ये जो स्पीड 40 और 50 दी हुई है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये सपोज v1 है, ये v2 है, तो एक के दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और रिजल्टेंट वेलोसिटी हम इससे फाइंड करेंगे। मींस इस पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है और रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं हम, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड द सेंटर ओनली इफ द स्पीड इज कांस्टेंट। बच्चों अभी हमने ये फोर्थ पार्ट में पढ़ा था कि काइनेमेटिक इक्वेशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अगर सर्कुलर मोशन है, हम मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ नहीं होता। ऐसे कि सर्कुलर मोशन हमने ली, इसमें अगर ऐसा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है तो एक होगा इसमें रेडियल एक्सेलरेशन और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो इस तरीके से आएगा ना, AR² और AT², तब ये होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर की तरफ नहीं होगा। तो सेंटर की तरफ होने की कंडीशन क्या है कि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, अदरवाइज हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म में सेंटर की तरफ नहीं होगी। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ सिर्फ तभी होती है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, स्पीड कांस्टेंट हो।
अब देखते हैं लास्ट पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट देखते हैं। द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द एक्सेलरेशन अलोन बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द इनिशियल कंडीशन ऑफ मोशन, इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, वो सिर्फ एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो उसकी इनिशियल कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा, जैसे इनिशियल पोजीशन पर या इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द सेम एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर दो केसेस में एक्सेलरेशन सेम ही लग रहा है और वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, कैन बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल कंडीशन। अब सेम एक्सेलरेशन के अंडर वो दो तरीके के पाथ ट्रेस करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया गया तो एक्सेलरेशन यहाँ भी कितना है, जी। अब वो इस तरीके से ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आ जाएगा, ये पाथ रहेगा उसका। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली कोई एक वेलोसिटी देकर इस तरीके से थ्रो किया गया थीटा एंगल पर, तो इसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। यहाँ पर भी जो इसका मोशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर ही होता है। ए एक्स तो इसमें जीरो हो जाता है ना, ए वाई ही रहता है। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर है इसका मोशन, यहाँ पर भी, पर दोनों की ट्रेजेक्ट्री अलग अलग है ना, तो सिर्फ एक्सेलरेशन पर ही डिपेंड नहीं करती है, इस पे भी डिपेंड करती है कि उसको किस तरह से थ्रो किया गया है, मींस इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो सिर्फ एक्सेलरेशन पर ही डिपेंड नहीं करती, वो उसकी इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट, दोनों पर ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, लेकिन दोनों के पाथ अलग अलग होते हैं, एक में जैसे ये स्ट्रेट लाइन, दूसरे में ये पैराबोला। और ये क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए इनिशियल कंडीशंस अलग अलग हैं, इसलिए। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।